जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। देखो, मैं भी इंडियन आर्मी का पेपर पास कर चुका हूँ। आप सभी लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता होगा। तो मैं आप लोगों के सामने वही प्रश्न लेकर आऊँगा जो प्रश्न इंडियन आर्मी अग्निवीर के पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों के सामने यहाँ पर जितना भी प्रश्न आएगा, मतलब ये प्रश्न बस किसी तरह से उसी तरह से मतलब उठा कर ला दिया हूं, ऐसा कोई बात नहीं है मेरे भाई। पूरा का पूरा दिन सिर्फ 30 प्रश्न खोजने में मैं लगा देता हूं। जैसे पिछले साल जितना भी प्रश्न पूछे गए थे वो पूरा का पूरा मैं लिख कर रख लिया था और मैं अपने एप्लीकेशन में भी पूरा प्रश्न डाल दिया हूं। तो उसको देखता हूं, कुछ प्रश्न तो पुराना वाला मैं उठाता हूं, क्योंकि टीसीएस आर्मी का पेपर कराती है टीसीएस कंपनी। तो वो मतलब कोई भी पेपर कराती है ना टीसीएस कंपनी, तो जो पेपर कराती है उसके बाद जैसे इस साल जो पेपर कराएगी, जो प्रश्न पूछा जाएगा जिस टाइप का, तो इसी टाइप का प्रश्न अगले साल भी पूछा जाएगा। और काफी सारा ऐसा प्रश्न रहेगा जो सेम प्रश्न पूछा जाएगा। तो उसी के आधार पर मैं यहाँ पूरा का पूरा प्रश्न बनाकर लाता हूँ, ठीक है ना। कल जो आप लोगों का क्लास हुआ था उसमें पूरा 50 प्रश्न थे। 15 प्रश्न आपके जीके के थे और 15 प्रश्न जीएस के थे, 15 प्रश्न मैथ के थे और 5 प्रश्न रीजनिंग के थे। तो जीके जीएस और रीजनिंग का मैं कराया था, बाकी मैथ का शिवम सर कराए थे। तो आप लोग का काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। देखो, जो भी यहाँ पर क्लास हो रहा है, अगर आप लोग रेस्पॉन्स देते हो ना तो ऐसा नहीं है, फीडबैक देते हो ना तो ऐसा नहीं है कि उस पर हम गौर नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा गौर करते हैं मेरे भाई। बस टाइम मतलब क्वेश्चन वोश्चन बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। लेकिन आप लोगों के कमेंट को मैं देखता हूँ, ठीक है ना। देखो, आज के इस वीडियो में टोटल 35 प्रश्न लिए गए हैं। कितने प्रश्न लिए गए हैं? 35 प्रश्न लिए गए हैं, ठीक है ना। जिसमें से 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। अगर इन 35 प्रश्नों में से आपका 30 से अधिक प्रश्न सही हो रहा है तो फिर आपका तैयारी बहुत अच्छा है। इसी तरह से आप लोग को तैयारी करते रहना है। अगर 35 प्रश्नों में से 30 से कम प्रश्न सही हो रहा है तो और आप लोग को मेहनत करने का जरूरत है, ठीक है ना। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज क्यों नहीं मैथ का क्लास आ रहा है, इसमें क्यों नहीं पूरा 50 प्रश्नों का टेस्ट यहाँ पर आ रहा है। तो इसके पीछे का एक रीजन है, ये मैं आप लोगों को क्लियर बता दे रहा हूँ। देखो, मैं आप लोगों को जीके जीएस और रीजनिंग करा दूंगा, बाकी जो मैथ का क्लास है ना, मैं सोचा हूँ कि अलग से आप लोगों को मैथ का क्लास मिले। जैसे 15 प्रश्न मैथ का आप लोगों को रोज शाम को 7 बजे, मान लो सुबह में 7 बजे आप लोगों का मतलब ये क्लास चलेगा। अभी तो नेट का प्रॉब्लम है, इसलिए मतलब टाइम से आप लोगों का क्लास नहीं मिल पा रहा है, लेकिन टाइम से आप लोगों को क्लास मिलता रहेगा, ठीक है ना। और सुबह में 7 बजे या 8 बजे आप लोग कमेंट कर देना 8 बजे सही रहेगा या 7 बजे सही रहेगा सुबह वाला, या 9 बजे सही रहेगा। एक टाइम आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है ना। बाकी शाम वाला आप लोगों का 7 बजे मैथ का क्लास चलेगा जिसमें 15 प्रश्न रहेंगे। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, शुरुआत में ही बता दे रहा हूँ, उसके बाद से अपने प्रश्नों की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। ये जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है। जैसे काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि जितना भी मतलब मैथ का चैप्टर है, तो अभी टाइम तो बचा नहीं है, ऑनलाइन का डेट समाप्त हो गया, 22 तारीख तक था। तो मतलब बोल रहे हैं सब कि भाई जितना भी चैप्टर है आप टॉपिक वाइज मैथ का क्लास करवा दो। तो मैं सर से बात किया हूँ, तो मैं बोला हूँ कि सर जैसे पूरा विस्तार से नहीं, पूरा ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें लिखवाना है, नहीं। मतलब मैं बोला हूँ कि एक टॉपिक से जितने भी टाइप के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आर्मी के पेपर में पूछे गए हैं, तो एक टॉपिक से पूरा प्रश्न आप एक ही वीडियो में करा दीजिए और पूरा अच्छे से समझा दीजिए। 1 महीने का टाइम है, 1 महीना में आप पूरा मैथ कंप्लीट करा देंगे ऐसे, ठीक है ना। तो सर बोले हैं ठीक है, तो आप लोगों का चैप्टर वाइज भी चलेगा, ठीक है ना। 15 प्रश्न मैथ का जैसे शाम को तो चलता रहेगा मिक्स वाला, बाकी संख्या पद्धति से एकदम जीरो लेवल से जोड़ घटाना गुणा भाग है, मतलब यहाँ से मैं उनसे शुरुआत करवाऊंगा, ठीक है ना। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लियो तो अच्छी बात है। और जितने लोग अभी तक मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ, वहाँ नीलेश डिफेंस करियर लिखकर सर्च मारो, वहाँ पर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके साइन अप करके, कुछ लोगों को साइन अप करने नहीं आ रहा है, कुछ लोग डाउनलोड कर ले रहे हैं और उन
लोगों को पता नहीं है कि किस तरह से इसमें आईडी पासवर्ड बनाना है, तो उसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। वहाँ से आप लोग देख लेना। वैसे जब रजिस्टर पर जाओगे ना, आपको अपना नाम लिखना है, पिताजी का नाम नहीं, अपना नाम लिखना है, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, स्टेट का नाम लिखना है, ईमेल आईडी डालना है, वहाँ से साइन अप हो जाओगे। फिर जो भी वहाँ आईडी पासवर्ड बनाओगे ना, तो लॉगिन वाले पर क्लिक करना है, वहाँ आईडी पासवर्ड बना देना है। उसके बाद से आप एप्लीकेशन के अंदर चले जाओगे और जितने लोग भी एप्लीकेशन में टेस्ट ले लिए हो, मॉक टेस्ट वाला, ठीक है ना, 49 रुपया उसका प्राइस है, ज़्यादा नहीं है। अब कौन 49 रुपये में भाई आपको 30 मॉक टेस्ट देगा यार, कोई नहीं देगा, ठीक है ना। और ऐसे नहीं कि मॉक टेस्ट बस वैसे है, बहुत मेहनत से बनाया गया है। तो मतलब जितने लोग मॉक टेस्ट ले लिए उसमें जितने भी मैथ के प्रश्न डाले गए हैं, आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए था ना, तो उसका पूरा सॉल्यूशन कल से शाम 7 बजे जो 15 प्रश्न आएंगे ना, तो वही आएगा एप्लीकेशन वाला। जितने लोग एप्लीकेशन में पढ़ रहे हो तो यूट्यूब पर आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा, वहां से आप लोग पूरा प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है ना। और जितने लोग अभी तक मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो तो डाउनलोड करके और मॉक टेस्ट वहां से ले लोगे तो सही रहेगा। नहीं तो बाद में जो 49 रुपया है ना, 99 रुपया भी हो सकता है, प्राइस बढ़ भी सकता है। अभी तो मैं बहुत सोच समझ कर मतलब बहुत कम किया हूँ, ठीक है ना। और उसमें 99 रुपये का एक कोर्स है, अगर 99 रुपये का कोर्स ले रहे हो तो उसमें जितना भी जीके जीएस है पीडीएफ तो आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाओगे, मैं आप लोगों को शुरुआत में ही बता दे रहा हूँ। लेकिन अगर उसमें से आप पढ़ोगे तो उससे बाहर आपके आर्मी के पेपर में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। एक बार जाकर आप लोग देख लेना, डेमो वाले में जाकर देख लेना, प्रीवियस ईयर वाले प्रश्न में, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। कल का 2 कमेंट है, ये पूरा आप लोग जान लो। एक अनूप यादव जी का है, जो भाई साहब काफ़ी अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं। मैं बोला था कि भाई मतलब कुछ होमवर्क आप लोगों को दिया था, तो मैं बोला था कि आप लोग कमेंट करके बताना, जिनका विस्तार से कमेंट आएगा तो मैं बताऊंगा। अनूप यादव जी हैं, पूरा आप लोग ध्यान से सुनना। ये लिखे हैं, मैं पूछा था कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वही सारी चीज़ें ये लिखे हैं। हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो हॉकी में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। हॉकी में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। ये तीनों आप लोग को याद रखना है। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। देखो इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद से आइस हॉकी हो गया, पूछ देगा आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आइस हॉकी में टोटल 6 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। उसी जगह अगर पोलो पूछ देगा तो पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, पोलो में आपके 4 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। रूस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। इतना सारा कमेंट अनूप यादव जी लिखे थे, तो इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी तरह से आप लोग को मतलब पूरा कमेंट करते रहना है, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आपका सबसे पहला प्रश्न है, देखो अब ध्यान से आप लोग को मेरे बातों को सुनना है। अब मैं आप लोग को बीच में डिस्टर्ब नहीं करूँगा। हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया, तो हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। 22 मार्च, 4 मार्च, 8 मार्च और 23 मार्च। तो फटाक से बताओ हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। हाल ही में विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया, ठीक है ना। विश्व जल दिवस कब मनाया गया, तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और 4 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 4 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, ठीक है ना। और 23 मार्च को, अभी कल ही 23 मार्च था, तो 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। हाल ही में भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए।
राहुल सिंह, एम वी राव, धर्मेंद्र प्रधान और नॉट नॉन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर एम वी राव हो जाएगा, ठीक है ना। एम वी राव इज राइट आंसर। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एम वी राव इज राइट आंसर, ठीक है ना। अपने दिमाग में बैठाए रखना, दोबारा मैं इस प्रश्न को लाऊंगा आप लोगों के सामने और भूलना नहीं है, ठीक है ना। मतलब आप लोगों का मतलब पूरा का पूरा मैं रिवीजन कराऊंगा दोबारा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? गंगा, गोमती, सरयू और राप्ती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो आपका जो अयोध्या है ना, अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। दिमाग में बैठा लेना, अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। गोमती है ना, अगर पूछ देगा कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, तो लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे बसा है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। पूछ देगा कि अपना गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा है, ठीक है ना। गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? अभी आ गई ना बात खिलाड़ी वाला। देखो स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपका 7 है, 8 है, 9 है और 5 है। तो नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? नेट बॉल में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। नेट बॉल में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल अभी मैं आप लोग को शुरुआत में ही बताया हूं, जो अनूप यादव जी बताए थे। तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय खेल है ना, वो क्रिकेट है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। अपने दिमाग में बैठा लेना, अगर फौजी बनना है ना, अगर चितकबर की वर्दी पहनना है ना, तो अपने दिमाग में बैठा लेना कि इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है। नहीं, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल आपका क्रिकेट है, ठीक है ना। अगर पूछ देगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो अपने प्यारा भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? अपने प्यारा भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है, ठीक है ना। दिमाग में बैठा लेना, अपने प्यारा भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल आपका क्रिकेट है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आर्मी के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का स्थापना कब हुआ? आपको पता होना चाहिए। 15 अगस्त 1969, 1 अप्रैल 1935, 14 अक्टूबर 1945 और 1 जनवरी 1949 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर 1 अप्रैल 1935 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 अप्रैल 1935 इज राइट आंसर। अगर पूछ देगा कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1935 हो जाएगा, जब भी आरबीआई का स्थापना पूछेगा। अगर पूछ देगा कि इसरो का स्थापना कब हुआ, अगली बार इसरो के बारे में पूछा गया था, ठीक है ना। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि अगले बार पूछ दिया था कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हो सकता है इस बार पूछ दे कि इसरो का स्थापना कब हुआ था। तो इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। अपने कॉपी में लिख लो, यहाँ पर लिख लो इसरो का स्थापना कब हुआ था। तो इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। अगर पूछ देगा कि यूएनओ का स्थापना कब हुआ था,
यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ 14 नहीं रहेगा, 24 रहेगा, ठीक है ना। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ था। यहाँ 24 रहेगा, इसको आप लोग देख लेना। यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पाकिस्तान का राजधानी कहाँ पर है? आप सभी लोग फौज का तैयारी कर रहे हो, सभी लोग सोचते हो कि भाई हमको फौजी बनना है, बॉर्डर पर जाना है और अपने देश के दुश्मन वाले देश से लड़ाई करना है। तो मेरे भाई ये बहुत खतरनाक वाले लोग हैं, ठीक है ना, क्योंकि जितने भी आतंकवादी लोग होते हैं वो इधर से ही बनते हैं। तो मतलब इसका राजधानी के बारे में पता होना चाहिए, यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसके बारे में पता होना चाहिए, इसके बारे में पूरा पता लगा लेना, ठीक है ना। पाकिस्तान का राजधानी कहाँ पर है? इस्लामाबाद, काठमांडू, ढाका और टोक्यो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान का राजधानी कहाँ पर है? पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद है, ठीक है ना। पाकिस्तान का राजधानी कहाँ पर है? तो आपका पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान का राजधानी कहाँ पर है? इस्लामाबाद है। देखो अपना जो देश है भारत देश है ना, भारत देश के जितने भी पड़ोसी देश हैं उसके राज्य के राजधानी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, उसके बाद से आपका बांग्लादेश हो गया, उसके बाद से आपका श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया। ये सब क्या है? ये सब भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है ना। अब यहाँ काठमांडू दिया है, अगर पूछ देगा कि नेपाल का राजधानी कहाँ पर है, किसका राजधानी? आपका नेपाल देश का राजधानी कहाँ पर है? तो नेपाल देश का राजधानी आपका काठमांडू है, ठीक है ना। नेपाल देश का राजधानी काठमांडू है। बांग्लादेश का राजधानी कहाँ पर है? बांग्लादेश का राजधानी आपका ढाका है। और ये जो टोक्यो दिया है ना, टोक्यो कहाँ का राजधानी है? टोक्यो आपका जापान का राजधानी है। टोक्यो कहाँ का राजधानी है? टोक्यो आपका जापान का राजधानी है, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ये टोक्यो जापान का राजधानी है, बांग्लादेश का राजधानी ढाका है, नेपाल का राजधानी काठमांडू है, पाकिस्तान का राजधानी आपका इस्लामाबाद है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगले बार पूछा गया था, ठीक है ना। फ्लाइंग फिश के नाम से किसे जाना जाता है? फटाक से इसका आंसर दो। एक समय ऐसा आएगा कि मैं आप लोगों के सामने लाइव पढ़ाऊंगा, आप लोग कमेंट करोगे, यहाँ पर एक एलईडी रहेगा, उसमें मैं आप लोगों के कमेंट को देखूंगा और मैं आप लोगों का नाम लूंगा, आप लोग रिप्लाई करोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, लेकिन अभी तो नहीं है, ठीक है ना। अभी तो ऐसे ही आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। बस आप लोगों को मेरे भाई पेपर पास करना है, ठीक है ना। फ्लाइंग फिश के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लाइंग फिश बोला गया है। फ्लाइंग फिश के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह, माइकल फेल्प्स, रोहित शर्मा और मेजर ध्यानचंद। बहुत अच्छा प्रश्न है, फेवरेट प्रश्न है। अगले बार पूछा गया था कि फ्लाइंग फिश के नाम से नहीं, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है, अगले बार पूछा गया था। तो इस बार मैं आप लोगों को फ्लाइंग फिश बता दे रहा हूँ। फ्लाइंग फिश के नाम से माइकल फेल्प्स को जाना जाता है। फ्लाइंग फिश के नाम से किसे जाना जाता है? अगर फ्लाइंग फिश बोलेगा तो माइकल फेल्प्स कर देना है। अब कुछ लोग क्या किए होंगे, जैसे ही मैं फ्लाइंग फिश यहाँ पर नाम लिया हूँ वैसे वो लोग मिल्खा सिंह पर ट्रिक मार दिए होंगे, और जैसे ही मैं बोला हूँ कि नहीं मिल्खा सिंह नहीं है, इसका राइट आंसर तो माइकल फेल्प्स हो जाएगा। फ्लाइंग फिश बोला गया है, यहाँ पर फ्लाइंग फिश बोला गया है, ठीक है ना। तो मतलब ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ देगा कि हिटमैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो हिटमैन के नाम से किसे जाना जाता है? हिटमैन के नाम से रोहित शर्मा जी को जाना जाता है, ठीक है ना। और पूछ देगा कि हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर आपका मेजर ध्यानचंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन चारों में से ना कोई भी आपके प्रश्न में पूछ सकता है।
पहला तो आपका फ्लाइंग सिख में आप लोगों को बता रहा हूँ। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह जी को जाना जाता है। फ्लाइंग फिश के नाम से माइकल फेल्प्स को जाना जाता है। हिटमैन के नाम से रोहित शर्मा जी को जाना जाता है। और हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना। अभी थोड़ा थोड़ा मैं जैसे शुरुआत किया हूँ इस पर पैनल पर पढ़ाना ना, आप लोगों के सामने आकर पढ़ाना, तो थोड़ा सा अगर कुछ मिस्टेक हो रहा होगा बोलने वोलने में तो थोड़ा सा बस कहीं इसको देख लेना, ठीक है ना। कुछ लोग कल कमेंट किए थे कि नहीं सब कुछ अच्छा है, आप अच्छा पढ़ा रहे हो, सब कुछ समझ में आ रहा है, मतलब मैथ वाले सर भी अच्छा पढ़ा रहे हैं और आप भी अच्छा पढ़ा रहे हो। और एक दो कमेंट ऐसा आया था कि नीलेश भाई मतलब आप इधर होकर पढ़ाओ, आप इधर होकर नहीं पढ़ाओ। कल मैं इधर होकर पढ़ा रहा था, इधर आप लोग का प्रश्न था तो मैं उस पर गौर किया और आज मैं पूरा का पूरा प्रश्न इधर कर दिया, ठीक है ना। इसको करने में आधा घंटा लग गया है, तो लेकिन आप लोग का जब कमेंट आता है तो उसको मैं देखते रहता हूँ, ठीक है ना। तो इधर आप लोग बताना कि अब सही है कि नहीं है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। अब बिहू आ गया तो बिहू को भूलना नहीं है, ठीक है ना। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। यहाँ पर लोक नृत्य नहीं पूछा है, प्रमुख त्योहार पूछा है, तो दिमाग में बैठा लेना कि बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। आपका तमिलनाडु हो गया, असम हो गया, बिहार हो गया और केरल हो गया। तो बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। आपका जो बिहू है ना, बिहू असम का प्रमुख त्योहार है। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो बिहू आपका असम का प्रमुख त्योहार है, दिमाग में बैठा लेना। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, बिहू आपका असम का प्रमुख त्योहार है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर पूछ देगा ये जो तमिलनाडु दिया है ना, जैसे तमिलनाडु से सबसे ज़्यादा प्रश्न पता है क्या बनता है, सबसे ज़्यादा बनता है कि भरतनाट्यम लोक नृत्य किस राज्य का है। तो भरतनाट्यम लोक नृत्य किस राज्य का है, वो तमिलनाडु का है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये जो बिहार है ना, यहाँ पर त्योहार के बारे में बोला गया है, तो बिहार में कौन सा मतलब त्योहार सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, छठ पूजा, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, फटाक से देखो और इसका आंसर दो, फटाक से इसका आंसर दो, ठीक है ना। अभी यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है। और केरल, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक है। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है। आप सभी लोग फटाक से इसका आंसर दो, गिनती करते रहो आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है, ठीक है ना। केरल, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक है। तो आपका जो यक्षगान है ना, वो कर्नाटक का लोक नृत्य है, दिमाग में बैठा लो, दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना। आप लोग दिमाग में बैठा लो, आपका जो यक्षगान है वो कहाँ का लोक नृत्य है। यक्षगान आपका कर्नाटक का लोक नृत्य है। देख लो, अगर जैसे ज़्यादा मैं यहाँ पर इधर उधर मतलब पूरा गोज वोज दे रहा हूँ, इधर से यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, तो अगर उसमें कोई मिस्टेक होगा तो बता देना। आपका जो यक्षगान है वो आपका कर्नाटक का लोक नृत्य है। अब केरल का तो मैं आप लोग को कई बार बता चुका हूँ, फिर से बताने का जरूरत है क्या। केरल का ना जाने में कितना बार आप लोगों को बताया हूँ। कथकली पूछेगा, कथकली दिमाग में बैठा लो, पूछेगा कि कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है, तो केरल का है। कौन सा, कथकली, ठीक है ना। कथकली अगर पूछ देगा तो कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है, आपका केरल का है। राइटिंग पर नहीं जाना मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर लिखना नहीं बनता है। कॉपी का राइटिंग तो बड़ा मस्त है, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब लिखना नहीं बनता है, लेकिन धीरे धीरे सब आ जाएगा। कथकली पूछेगा तो आपका केरल हो गया। अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपका भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है, आपका भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का लोक नृत्य है, ठीक है ना। भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है, तमिलनाडु का लोक नृत्य है। के पेपर में पूछे जाएंगे तो गलत नहीं होना चाहिए। यक्षगान वाला याद कर लेना, ये तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि कई बार मैं बता चुका हूँ। यक्षगान वाला याद कर लेना, दोबारा मैं इसका रिवीजन कराऊंगा। यक्षगान पूछूंगा तो आप लोगों को कर्नाटक जवाब देना है, ठीक है ना। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, तो यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है, दिमाग में बैठा लो। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया, तो 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया। 1857 की क्रांति के बारे में आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आप पिछला कोई भी पेपर उठाकर देख लेना, वहां पर 1857 की क्रांति के बारे में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा गया रहता है। मतलब एक प्रश्न तो पूछेगा ही आपके शिफ्ट में, ठीक है ना। कभी अगले बार पूछा गया था कि 1857 की क्रांति का संबंध किससे है, तो 1857 की क्रांति का संबंध मंगल पांडे से है। मंगल पांडे जी का नारा क्या है, तो
मंगल पांडे जी का नारा है मारो फिरंगी को, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पूछा गया कि 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, बहादुर शाह जफर, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर आपका बहादुर शाह जफर हो जाएगा, ठीक है ना। बहादुर शाह जफर इज राइट आंसर। 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया, तो बहादुर शाह जफर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आईएसआई कहाँ का गुप्तचर संस्था है। आईएसआई कहाँ का गुप्तचर संस्था है, तो फटाक से इसका आंसर दो, ठीक है ना। फटाक से इसका आंसर दो, गलत नहीं होना चाहिए। आईएसआई कहाँ के गुप्तचर संस्था है, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है ना। आईएसआई जो है ना वो पाकिस्तान का गुप्तचर संस्था है। इसके गुप्तचर संस्था के बारे में भी आप लोग जान लो। आईएसआई पाकिस्तान का गुप्तचर संस्था है और भारत का सीबीआई हो गया, ऐसे मतलब भारत का हो गया, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को सबसे जरूरी है, पाकिस्तान वाला जान लो, क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डर पर आप लोग जाने का तैयारी कर रहे हो। और पाकिस्तान का राजधानी कहाँ पर है, पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद है, ठीक है ना। मैं आप लोग को अभी बताया हूँ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका भारत का जो यहाँ पर दिया है ना कि पाकिस्तान आईएसआई जैसे कहाँ का गुप्तचर संस्था है, पाकिस्तान का हो गया। तो भारत का आपका जैसे सीबीआई हो गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका फुल फॉर्म होता है, और हो गया, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो गया, ये सब आपका भारत का जैसे गुप्तचर संस्था हो गया। तो अपने दिमाग में बैठाए रखना, और अमेरिका का भी आप लोग याद कर लेना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसको अगर ये गलत कर दोगे तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है ना। ये गलत नहीं होना चाहिए, ये आपके पेपर में एकदम 100% पूछे जाएंगे। सपना है फौजी बनने का ना, तो मेरे भाई इसको याद करना पड़ेगा। अगर इसको याद ना करोगे तो फिर आपका मतलब याद करना, पढ़ना, वो फालतू की चीज़ें पढ़ना, बहुत सारी चीज़ों को देखना, वो व्यर्थ चला जाएगा। यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा तो पूछेगा। मैं भी पेपर देने गया था ना, तो ये पूछ दिया और ये मैं पढ़ के गया ही नहीं था। मैं सोच रहा था यार ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते होंगे, तो ऐसे जितने लोगों के दिमाग में चल रहा होगा तो निकाल देना। यहाँ से एक प्रश्न बनते हैं 100%। जब आप पेपर देकर आओगे ना तो ये स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं आप लोगों से बोला था कि यहाँ से एक प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, सितार, तबला, शहनाई और संतूर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपके जो जाकिर हुसैन जी हैं, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, इसका राइट आंसर आपका तबला हो जाएगा, ठीक है ना। जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। अब एक प्रश्न मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, सितार मतलब किनका संबंध सितार से है, किनका संबंध शहनाई से है और किनका संबंध संतूर से है, पूरा विस्तार से आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है ना। देखते हैं किनका कमेंट पूरा विस्तार से आता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आपका जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, अभी देखो इधर से मैं इधर हो रहा हूँ, इधर से मैं इधर हो रहा हूँ, तो इससे अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी डिस्टर्बिंग महसूस हो रहा होगा तो कमेंट करके बताना, इसको भी मैं सुधार लूंगा, ठीक है ना। जो भी कमियां दिखेंगी आप लोग कमेंट करके बताना, मैं उसको सुधार लूंगा। बस एक बात कमेंट करके नहीं बताना, उसको मैं अभी नहीं सुधार पाऊंगा, वो ये बात है कि मैं लाइव अभी नहीं आ पाऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि लाइव आने में अभी कंप्यूटर का पूरा सेटअप करना है, बहुत ज़्यादा पैसा भी उसमें लगेगा। अभी तो डिजिटल बोर्ड और लाने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है, सब दोस्तों से कर्जा कर्जी ले लेकर पूरा एकदम मेरे जिद में मतलब दिमाग में एक ही बात था कि नहीं मुझे डिजिटल बोर्ड लाना है तो लाना है, मैं सामने आकर पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा। दिमाग में एक ही बात था, जब से मैं आर्मी से छटा था, जब मैं आर्मी का एक्सीलेंट दौड़ मारा, पेपर निकाला, मतलब इतना कुछ करने के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, तभी से मैं अपने दिमाग में बैठा लिया कि नहीं हमको आर्मी में नहीं हो पाए तो हमको कम से कम कई हजार फौजी बनाना है, ठीक है ना। कई सौ नहीं कई हजार फौजी बनाना है, और दिमाग में बैठा लिए कि हमको डिजिटल बोर्ड लाना है तो लाना है, ठीक है ना। और देखो डिजिटल बोर्ड ला भी दिए, अब दिमाग में बैठा रहे हैं कि हमको मतलब कैमरा लाना है बढ़िया वाला, एक जैसे लाइव मतलब जो चले, और एक कंप्यूटर लाना है। तो आज दिमाग में बैठा है तो कल वो भी आएगा, ठीक है ना। बस थोड़ा सा पेशेंस रखने का जरूरत है, एक बार कुछ भी नहीं होता है। काफ़ी सारे लोग एक बार में फौजी भी नहीं बन पाते हैं, कुछ लोग किस्मत के अच्छे रहते हैं तो बन जाते हैं। तो बस ये नहीं कमेंट करना कि भाई लाइव पढ़ाओ, ठीक है ना।
मैं कोशिश करूंगा आप लोगों का बस इस चैनल के बारे में, मेरे एप्लीकेशन के बारे में एक दूसरे को बताते रहना कि भाई यहाँ से पढ़ाई करो। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती पढ़वा देना, एक बार बोल देना कि क्लास देख कर देखो एक हफ्ता तक, और जो भी मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ रिवीजन करा रहा हूँ, अगर वो नहीं याद होगा ना तो फिर छोड़ देना, तब क्लास नहीं कर रहा, ऐसा बोल देना, ठीक है ना। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ, क्योंकि जब फायदा ही नहीं होगा तो क्या फ़ायदा पढ़ने का। मतलब दूसरे को बताना जरूर कि एक बार मतलब यहाँ से क्लास करके देख लो, क्योंकि आप लोग तो कर ही रहे हो, आप लोग को तो पता ही है, तो दूसरे को भी बता देना, ठीक है ना। एप्लीकेशन के बारे में भी बता देना, नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और वहाँ से अग्निवीर पेपर का तैयारी करो, जितना भी उसमें मटेरियल डाला गया है। और जो भी दिक्कत हो रहा है ना, मतलब एक बार तो मैं प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ, लेकिन ये लो मेरा नंबर ले लो, ठीक है ना। आपका हो गया 79 054, उसके बाद से यहाँ 54 है, उसके बाद से आपका 69 हो जाएगा 69, उसके बाद से 515 हो जाएगा, ठीक है ना। 7905469515 ये मेरा मोबाइल नंबर है। जितने लोग एप्लीकेशन में परचेज कर रहे हो, कोर्स ले रहे हो 99 रुपया या 49 रुपये का, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे परचेज कर दे रहे हो, कुछ लोगों का परचेज वाला खुल नहीं रहा है, तो यहाँ पर मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर। तुरंत तो रिप्लाई नहीं मिल पाएगा, लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपका रिप्लाई करूँगा, और जो भी प्रॉब्लम रहेगा उस प्रॉब्लम को मैं देखूंगा कि हाँ आपका सच में प्रॉब्लम है कि नहीं, और जब प्रॉब्लम रहेगा तो मैं उसको तुरंत सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। ये मेरा मोबाइल नंबर है। एप्लीकेशन में जितने लोग का प्रॉब्लम हो रहा है तो वो लोग देख लेना। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम और उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। मध्य प्रदेश इज राइट आंसर। जब पूछेगा कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ पर है, ये जरूर पूछेगा। मतलब हर राज्य के राजधानी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। मध्य प्रदेश, जैसे मध्य प्रदेश का राजधानी आपका भोपाल है। मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश का राजधानी आपका भोपाल है, ठीक है ना। दिमाग में बैठा लेना, मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ पर है, भोपाल है। नेक्स्ट प्रश्न है, और आपका सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद से सामान्य विज्ञान आ जाएगा, ठीक है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो फटाक से इसका आप लोग राइट आंसर दो। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? आप लोग इसका राइट आंसर दो। तब तक हमारे जो कैमरा मैन है ना, उनसे मैं पानी मांगकर पी ले रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी भयंकर वाला प्यास लगा है। इसका आप लोग राइट आंसर दो, फटाक से राइट आंसर दो। मेरे भाई बोलते बोलते थोड़ा बहुत प्यास लग जाता है। हाँ, अब मजा है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत का आपका ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध है, ये किसके बीच हुआ? इसका राइट आंसर बाबर और इब्राहिम लोदी हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ? ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। कभी कभी पूछ देता कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध आपका अकबर और हेमू के बीच में हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ। पूछ देगा कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ? तो पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ 2019 में वाराणसी एआरओ में। मतलब ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना, कि अहमद शाह अब्दाली और मराठा, मतलब पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, ठीक है ना। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि आपका सामान्य ज्ञान का प्रश्न समाप्त हो चुका है। देखो एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। पूछेगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ। अगर आप लोगों को पता है तो रिवीजन कर लो, अगर पता भी रहेगा ना तभी भी ये नहीं कि वीडियो भगा कर देखना, नहीं, रिवीजन हो जाएगा आप लोग का। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। आपका जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है ना, पानीपत का द्वितीय मतलब दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ। पूछ देगा पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आपका सामान्य विज्ञान का प्रश्न है, ये आप लोग देख लो। आपका सामान्य
विज्ञान का प्रश्न है कि प्रोटीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? आपका मछली हो गया, गाजर हो गया, अनाज हो गया और पपीता हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाक से इसका राइट आंसर बताओ। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? मछली, गाजर, अनाज और पपीता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत आपका मछली होता है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत आपका मछली होता है, ठीक है ना, दिमाग में बैठा लो। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मछली होता है। सबसे ज़्यादा मछली खाना चालू कर दो अगर शरीर निर्माण कराना है तो, क्योंकि शरीर निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है, ठीक है ना। ये भी प्रश्न पूछ देता है कि प्रोटीन का क्या कार्य है, तो प्रोटीन का कार्य रहता है शरीर निर्माण करना, ठीक है ना। देखो अगली बार पूछा गया था कि एक लिंगी पादप है, एक लिंगी पादप है, ठीक है ना। पादप मतलब पौधा होता है, तो ये अगली बार पूछा गया था एक लिंगी पादप है। देखो काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो आप लोग यहाँ पर लिख लो पादप मतलब क्या होता है? आपका पौधा होता है। अगली बार पूछ दिया था कि एक लिंगी पादप है, तो हमको खुद नहीं पता था, मतलब हमें लगा यार ये कैसा प्रश्न पूछ रहा है, ये तो मैं कभी पढ़ा ही नहीं था। तो उसका राइट आंसर पपीता था और मैं किसी और पर तुक्का मार कर चला आया था, तो वो मेरा एगो गलती हो गया था। लेकिन आप लोगों को तुक्का नहीं मारना है, ठीक है ना। प्रोटीन तुक्का मारने का भी आइडिया बताऊंगा, थोड़ा सा पेपर का डेट नज़दीक आने दो। और आप लोगों को जितने लोग हमसे पूछते हो भाई कोई आइडिया बताओ, कोई ट्रिक बताओ, मैं किस तरह से पढ़ूंगा तो मेरा पेपर निकल जाएगा। अगर ज़्यादा कमेंट आएगा तो इसके ऊपर मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा कि किस तरह से अभी आप लोगों को पढ़ाई करना है, ठीक है ना। अगर आप लोग का ज़्यादा कमेंट आएगा तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत आपका मछली है। एक लिंगी पौधा पादप बोलता है, पेपर में वर्ड को थोड़ा सा इधर उधर घुमा देता है। एक लिंगी पौधा आपका पपीता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भोजन का, देखो फटाक से प्रश्न क्या बोल रहा है कि भोजन का सर्वाधिक है, मतलब भोजन का सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है? तो भोजन का सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, मुख में और काइम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोजन का सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है? तो भोजन का सबसे ज्यादा पाचन आपका छोटी आंत में होता है, ठीक है ना। भोजन का सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और भोजन पचना कहाँ से प्रारंभ होता है? हम लोग कुछ भी खाते हैं तो वो कहाँ से पचना प्रारंभ होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर तो बोला गया कि भोजन का सर्वाधिक मतलब होता है सबसे अधिक, ठीक है ना। सर्वाधिक, सर्वा मतलब होता है सबसे, ठीक है ना। सर्वा मतलब क्या होता है? सबसे होता है। गांव वाले लड़के रहेंगे तो उल्टे शब्द सुनने लगेंगे, समझने लगेंगे। सर्वा मतलब दूसरे समझने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं समझना है। सर्वाधिक एक में आएगा तब आप लोगों को मतलब देखना है, ठीक है ना। सर्वा मतलब होता है सबसे और अधिक होता है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि भोजन का सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। पूछ देगा कि भोजन कहाँ से पचना प्रारंभ होता है, तो भाई भोजन मुख से ही पचना चालू हो जाता है। जब हम लोग रोटियां कुछ के खाते हैं ना, तो आप लोग देखते होंगे मतलब जीभ में एक जैसे टायलिन पाया जाता है, ठीक है ना। और वो मतलब जैसे भोजन को पचाना चालू कर देता है। रोटी खाते हैं, कूचेंगे आप लोग तो देखेंगे ना, वो मतलब मुंह में ही पच जाता है। तो पूछेगा कि मुख जैसे भोजन कहाँ से पचना चालू होता है, तो मुख से ही भोजन पचना चालू होता है। दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गुर्दे की क्रियात्मक इकाई है, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई है क्या है? कुपिकाएं, न्यूरॉन, नेफ्रॉन और नॉट नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुर्दे की क्रियात्मक इकाई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका नेफ्रॉन हो जाएगा, ठीक है ना। गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? गुर्दे की क्रियात्मक इकाई आपका नेफ्रॉन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है शाम को 7 बजे मैथ का क्लास करना नहीं भूलना। आपका जो मेरा एप्लीकेशन में टेस्ट सीरीज है ना, तो टेस्ट सीरीज में जो पहला मॉक टेस्ट है तो उसका पूरा सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो शाम वाला क्लास करना नहीं भूलना। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा कुछ कमी दिख रहा होगा तो कमेंट करके बताना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि कौन से कोशिकांग में अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं? कौन से कोशिकांग में अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं? लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रिका और हरित लवक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से कोशिकांग में अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं? तो लाइसोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लाइसोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई है, आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है?
गुणसूत्र, जीन, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आनुवांशिकी के सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई आपका जीन होता है, ठीक है ना। कभी कभी पता है क्या पूछ देता है, कभी कभी पूछ देता है कि गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं मनुष्य में। तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। पूछ देता है कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर पूछ देगा कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। पूछ देगा कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब भी डाउन सिंड्रोम आ जाएगा तो जान जाना कि 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न है कि BCG टीके का उपयोग किसके रोकथाम के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपका किसके रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या रहेगा, किसके रहेगा। जब यहाँ पर कुछ नहीं है तो किसके डाल दो, ठीक है ना। समझो ये रीजनिंग के जैसा है। अभी मैं जब रीजनिंग बताऊंगा तो मजा आएगा। BCG टीके का उपयोग किसके रोकथाम के लिए किया जाता है? तपेदिक, हैजा, रेबीज और टाइफाइड है। तो इसका राइट आंसर आपका तपेदिक हो जाएगा, ठीक है ना। तपेदिक इज राइट आंसर। BCG टीके का उपयोग किसके रोकथाम के लिए किया जाता है? तो तपेदिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। ये तो भाई NCC वाला प्रश्न आ गया। चाहे NCC B का पेपर देने जाओगे, चाहे NCC C का पेपर देने जाओगे, एकदम पूछेगा उसमें कि चीजें क्यों दिखाई देता है। हमेशा पूछता है, ये नहीं कि एक बार पूछेगा, हमेशा पूछेगा कि चीजें क्यों दिखाई देता है। तो उसका आंसर होता है कि आकार, चमक, छाया, सतह, फासला, तिमिर, चित्र, हरकत है। लेकिन यहाँ पर तो बस एक ही होगा कोई। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? विवरण, प्रकीर्णन, परावर्तन और अपवर्तन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर प्रकीर्णन हो जाएगा, ठीक है ना। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इधर मैं हो जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखो कि त्वरण की इकाई क्या है। त्वरण की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, हर्ट्ज दिया है, न्यूटन दिया है और पास्कल दिया है। तो इसका राइट आंसर आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? दाब, शक्ति, ऊर्जा और बल। तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? अगर आप लोग ध्यान से सोचोगे ना तो इसका आंसर दे दोगे। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है, ठीक है ना। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। अगर आप लोग बोलो तो मैं इसका कलर चेंज कर लूँ, आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा होगा तो, ठीक है ना। नहीं, पीला तो नहीं मुझे करना है, मुझे तो रेड ही सही है। ये वाला भी करके देख ही लेते हैं। ये वाला मतलब हाँ सही है, रेड ही सही है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत, प्रश्न को ध्यान से आप लोग देख लो। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की नियमों का प्रतिपादन किया किसने किया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की नियमों का प्रतिपादन किसने किया? एक एक प्रश्न आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक एक प्रश्न आप लोगों को पता होना चाहिए। फैराडे, न्यूटन, अरस्तु और ओम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका फैराडे हो जाएगा। फैराडे इज राइट आंसर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर फैराडे हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आग बुझाने वाली गैस है। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? O2, CO2, CH4 और N2O। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर CO2 हो जाएगा, ठीक है ना। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो आग बुझाने वाली गैस CO2 है। आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि फ्यूज तार किसकी मिश्र धातु है? दिमाग में बैठा लेना, फ्यूज तार किसकी मिश्र धातु है? इसका नेक्स्ट में रहेगा, ठीक है ना। फ्यूज तार किसकी मिश्र धातु है? आपका तांबा व जिंक हो गया, टीन व कापर हो गया, लेड व शीशा हो गया, नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर आपका लेड व शीशा हो जाएगा, ठीक है ना। लेड व शीशा इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूलैंड का
अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक लागू था? तो ये प्रश्न आप लोग देख लो, ये प्रश्न लिखा गया है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक लागू था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम है। तो इसका राइट आंसर आपका कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है ना। कैल्शियम इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य किस वर्ग में आता है? तो मनुष्य किस वर्ग में आता है? देखो मैं कभी इधर आ रहा हूँ तो अक्षर ढक जा रहा है, कभी इधर आ रहा हूँ तो मतलब अगर ये आप लोगों को थोड़ा अटपटा लग रहा होगा तो कमेंट करके बताना। अभी शुरुआत है ना, सेट करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कल से मैं फिर दोबारा यहाँ पर पूरा प्रश्न लाऊंगा और उस तरह से कराऊंगा। कमेंट करके जरूर बताना मनुष्य किस वर्ग में आता है। सरीसृप, एविज, स्तनधारी और उभयचर है, यहाँ रो रहेगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपका स्तनधारी हो जाएगा। आपका जो मनुष्य है वो स्तनधारी में आता है, मनुष्य स्तनधारी में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य विज्ञान का लास्ट प्रश्न है कि पर्णहरित, यहाँ पर्णहरित होगा, ठीक है ना। पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम है। तो इसका राइट आंसर आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। मैग्नीशियम इज राइट आंसर। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, सामान्य विज्ञान के भी 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब चलते हैं रीजनिंग की तरफ। हमने अब रीजनिंग का प्रश्न आ चुका है। अभी तक जो जीके जीएस का प्रश्न चल रहा था तो इधर मैं उसको टाइप करवाया था, लेकिन रीजनिंग वाला मैं इधर कर दिया हूँ। तो दोनों में आप लोग तुलना कर लेना कि इधर से आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लग रहा था या इधर से अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। आपका रीजनिंग का पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। अगला पद क्या होगा? जैसे यहाँ पर देखो निम्नलिखित मतलब होता है नीचे लिखित है, बोला कि निम्नलिखित, ये जो नीचे लिखा गया है इसका मतलब अगला पद क्या होगा। जैसे B25Y दे दिया है, फिर D23W दे दिया है, फिर F21U दे दिया है। तो यहाँ पर आगे क्या होगा? अब देखो आप लोगों को सोचने वाली बात है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या किया गया है? आपका B है, B के बाद से ये जो Y है ना, तो Y कितना नंबर पर आता है? प्लेस वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है। मतलब रीजनिंग का जैसे कोडिंग डिकोडिंग से जो देता है ना, आपको प्लेस वैल्यू पता रहेगा तो आसानी से रीजनिंग कर ले जाओगे। और प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू का मतलब ये होता है, मान लो ये A है, A कितना नंबर पर आता है? तो A आपका 1 नंबर पर आता है। तो ये जो A 1 नंबर पर आता है ना, इसी को प्लेस वैल्यू कहते हैं। अगर आपका B है तो B आपका 2 नंबर पर आता है। ये जो B 2 नंबर पर आता है ना, इसी को प्लेस वैल्यू कहते हैं। आपका मान लो N है, N 14 नंबर पर आता है, तो ये जो 14 नंबर पर आता है ना, तो इसी को प्लेस वैल्यू कहते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आपका दिया है कि B, उसके बाद से 25 है, उसके बाद से क्या दिया है? Y आपका कितना नंबर पर आता है? 25 नंबर पर आता है। सेम उसी तरह से W यहाँ पर दिया है, तो W कितना नंबर पर आता है? 23 नंबर पर आता है। सेम उसी तरह से U यहाँ पर दिया है, तो U आपका 21 नंबर पर आता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन में भी देख लेते हैं। अब ऑप्शन में क्या बोला गया है? यहाँ पर V कितना नंबर पर आता है? V भाई 19 नंबर पर आता ही नहीं, ये आगे 19 लिखा है, ये तो वैसे गलती हो गया। उसी तरह से ये भी 20 नंबर पर नहीं आता है, तो ये भी आपका गलती हो गया। अब बचा 2 गो, तो T आपका 20 नंबर पर आता है, यहाँ पर आपका यस रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका 5 नहीं रहेगा, यहाँ पर आपका यस रहेगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो यस आपका 19 नंबर पर आता है, आपका T भी 20 नंबर पर आता है, यस भी 19 नंबर पर आता है। अब दोनों में से कौन सही है इसको जानना है ना, तो आप लोगों को एक लॉजिक समझना पड़ेगा। वो लॉजिक क्या है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ पर यस आप लोग कर लेना, ठीक है ना। देखो यहाँ पर B लिखा गया है, यहाँ पर D लिखा गया है, यहाँ पर F लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? B कितना नंबर पर आता है? B आपका 2 नंबर पर आता है। आपका D कितना नंबर पर आता है? 4 नंबर पर आता है। F आपका 6 नंबर पर आता है। अब आगे 2 है, 4 है, 6 है, तो आगे यहाँ पर 8 कर देंगे। 8 नंबर पर क्या आता है? 8 नंबर पर आपका यच आता है, 8 नंबर पर यच आता है, तो यहाँ आपका यच हो गया, ये तो होगा नहीं, आई है। और 2 को मैं आप लोगों को बताया ही था कि गलती था। यच आपका 8 नंबर
पर आता है और यस आपका 19 नंबर पर आता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इतना को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यदि किसी कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इतना को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ये जो इतना लिखा गया ना, इतना कैसे लिखा गया है देख लेते हैं। ये भी फटाक से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। रीजनिंग तो मैं आप लोगों को एकदम आसानी से बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना। देखो क्या किया गया है, ऐसा प्रश्न जब भी आएगा कोडिंग रिकॉर्डिंग से तो सबसे ऊपर वाला लिख लेना है COC लिखा गया है, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर नीचे लिख लेना है DPD और L। अब देखो यहाँ पर क्या किया गया है, C कितना नंबर पर आता है, C आपका 3 नंबर पर आता है, D 4 नंबर पर आता है। उसके बाद से O आपका 15 नंबर पर आता है, P आपका 16 नंबर पर आता है, C आपका 3 नंबर पर आता है, D 4 नंबर पर आता है, K 11 नंबर पर आता है, L 12 नंबर पर आता है। तो अब देख लेते हैं अब क्या किया गया है। अब देखो 3 में क्या किया गया है, 4 हो गया है, जाहिर सी बात है। 3 में 1 जोड़ा गया है, 4 हो गया है। 15 में क्या किया गया है, 16 हो गया है। 15 में 1 जोड़ा गया है, 16 हो गया है। 3 में क्या किया गया है, 4 हो गया है। 3 में 1 जोड़ा गया है, 4 हो गया है। 11 में 1 जोड़ा गया है तो 12 हो गया है। 1 जोड़ दिया गया है और नीचे लिख दिया गया है, यहाँ पर लिख दिया है। इसमें 1 1 जोड़ेंगे तो ये लिखाएगा। तो अब नीचे जो दिया है इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। नीचे जो दिया है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आपका क्या लिखा गया है देख लेते हैं। यहाँ नीचे आपका दिया है कि HEN, यच आपका कितना नंबर पर आता है, 8 नंबर पर। तो 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 में 1 जो हम लोग डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं, हम लोग को पता है इसलिए 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। ई में 1 जोड़ेंगे, ई 5 नंबर पर आता है, ई में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। EN 14 नंबर पर आता है, 14 में 1 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। तो 9 नंबर पर आपका आई आता है, 6 नंबर पर आपका एफ आता है और 15 नंबर पर आपका ओ आता है। तो IFO इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं किस ऑप्शन में IFO है। IFO किसी ऑप्शन में है ये नहीं है, तो किसी भी एक ऑप्शन को आप लोग IFO बना लो, चाहे इसको बनाओ चाहे इसको बनाओ। नहीं 15 में N 14 नंबर, हाँ सही है, मतलब किसी को भी बना लो, IFO आप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि, इसको ध्यान से समझना, ठीक है ना। यदि L के लिए प्लस है, M के लिए माइनस है, N के लिए X है, गुणे है, ठीक है ना, और P के लिए भाग है, भाग का उपयोग किया जाता है, तो इतना का मान क्या होगा। तो देख लेते हैं इसको किस तरह से करना है, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। सबसे पहले लिख लेते हैं L के लिए क्या लिखा गया है, L के लिए प्लस लिखा गया है। L के लिए क्या लिखा गया है, L के लिए प्लस लिखा गया है। इसको इस तरह से नहीं लिखना है, आप लोगों को भी तरीका सीखना है। L के लिए प्लस लिखा गया है, ये आपका L हो गया, L बराबर प्लस हो गया। उसके बाद से आपका M के लिए माइनस लिखा गया है, ये आपका माइनस हो गया, M बराबर माइनस हो गया। N के लिए क्या लिखा गया, N के लिए इंटू लिखा गया, गुणे लिखा गया है। N के लिए आपका गुणे लिखा गया है। उसके बाद से आपका P के लिए भागा लिखा गया है, P के लिए आपका भागा लिखा गया है। उसके बाद से उपयोग किया गया है, तो इतना का मान क्या होगा, अब इतना लिखा गया है, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ 11 लिखा गया है ना, तो यहाँ 11 लिख लेते हैं। क्या करते हैं, 11 लिख लेते हैं। उसके बाद से N लिखा गया ना, तो N का मान कितना है, N का मान आपका गुणा है, ठीक है ना, N का मान आपका गुणा है। उसके बाद से 8 लिखा गया है, तो 8 को यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद से L लिखा गया है, तो L का मान क्या है, L का मान आपका प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लिख लेते हैं। उसके बाद से 6 लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, 6 लिख देते हैं। उसके बाद से P लिखा गया है, तो P का मान आपका भाग है, P का मान आपका क्या है, P का मान आपका भाग है, तो इसको P लिख देते हैं। उसके बाद से 2 लिखा गया है, तो 2 यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद से M लिखा गया है, M का मान आपका माइनस है, तो M का मान आपका माइनस कर देते हैं। फिर 10 लिखा गया है, ठीक है ना, यहाँ पर 10 लिखा गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, बोर्ड मास का नियम यहाँ पर लगाना है। बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले तो कोष्टक तोड़ना रहता है, इसमें तो कोष्टक है नहीं, कोष्टक के बाद से आपका भाग होता है, ठीक है ना। तो भाग सबसे पहले कर देते हैं। यहाँ पर 2 है, तो भाग करेंगे 2 तिहाई 6, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना।
तो इसको उतार लेते हैं। यहाँ पर आपका 11 है, फिर गुणे 8 है, उसके बाद से प्लस है, यहाँ 3 हो गया है, 2 3 6 कट गया है, ठीक है ना, 3 हो गया है, और यहाँ माइनस है, ठीक है ना, -10। अभी मैं कुछ नहीं किया हूँ, अभी मैं सिर्फ भाग किया हूँ और जो जो दिया है वही सारी चीज़ें लिखा हूँ, ठीक है ना। अब भाग के बाद गुणा करते हैं, तो 11 का गुणा 8 में करेंगे, 11/88 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से क्या करना है, +3 उतार देना है, फिर -10 उतार देना है। देखो जब भाग हो गया, भाग हम लोग सबसे पहले किए हैं, उसके बाद से गुणा किए हैं, उसके बाद से जोड़ेंगे, उसके बाद से घटाएंगे, भाग गुणा जोड़ घटाना, जोड़ेंगे तो 88 और 3 कितना हो जाएगा, 88 और 3 क्या हो जाएगा, 8 3 11 के 1 हासिल 1 है, और 8 1 हासिल 9 91 हो जाएगा, और यहाँ -10 है। अब क्या करेंगे, 91 में से 10 को घटा देंगे, तो 91 में से 10 को घटाएंगे तो 81 आ जाएगा। 81 देखो यहाँ पर आपका दिया है, ठीक है ना, 81 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दी गई श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी। यहाँ पर 2 दे दिया है, 14 दे दिया है, 98 दे दिया है, बोल रहा है कि अगली संख्या क्या होगी। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, दिमाग लगाओ, ठीक है ना। 2 सतह कितना होता है, 2 का गुणा कितना बार करोगे तो 14 हो जाएगा, 2 का गुणा 7 बार करोगे तो आपका 14 हो जाएगा, ठीक है ना। सेम उसी तरह से 14 का गुणा कितना बार करोगे तो 8 हो जाएगा, सेम उसी तरह से 14 सत्ते 98, 14 का गुणा आप 7 बार करोगे तो 98 हो जाएगा। सेम उसी तरह से 98 का गुणा, पहले 2 का गुणा किए हैं, फिर 14 का गुणा किए हैं, उसके बाद से 98 है तो 98 का गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। 98 का गुणा करेंगे, 98 का गुणा 7 में करेंगे, किस में करेंगे, 7 में करेंगे, तो 7 का गुणा देखो इस तरह से आप लोग को करना है, नहीं समझ आएगा तो 98 है, 98 गुणे 7 कर देना है, 7 बटे 56 के 6 और हासिल बचा 5, 7 9 63 और 63 और 5 को हासिलवा 68 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 68 ही आ जाएगा, 686 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि एक कोड में इतना को इतना लिखा जाता है तो उसी कोड में इतना को कैसे लिखा जाएगा। फिर कोडिंग डिकोडिंग से दे दिया है। आपका यम कितना नंबर पर आता है, 13 नंबर पर आता है। ई आपका कितना नंबर पर आता है, 5 नंबर पर आता है। ए आपका कितना नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है। के आपका 11 नंबर पर आता है। तो सेम उसी तरह से ओ आपका कितना नंबर पर आता है, 15 नंबर पर आता है। वो आपका कितना नंबर पर आता है, 15 नंबर पर आता है। ए आपका 1 नंबर पर आता है और के आपका 11 नंबर पर आता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 1 1, ठीक है ना। अभी आप लोगों के 15 प्रश्न जीके के समाप्त हो गए हैं, 15 प्रश्न जीएस के समाप्त हो गए हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के समाप्त हो गए हैं। कहाँ पर क्या मिस्टेक देखने को मिला है इसको कमेंट करके बताना। अगर मेरा बात पूरा बढ़िया से समझ में आ रहा है तो फिर ये भी कमेंट करके बताना, उससे मेरा मनोबल थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, अभी तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अब फिर से आप लोगों का कंटेंट तैयार करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जितने लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिए हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो दूसरे लोगों को भी बताना, ठीक है ना। जय हिंद, वंदे मातरम।